तो ट्यूमर बेसिकली कैंसर की शुरुआत होती है। कैंसर है लेकिन वो फैला हुआ नहीं है। सेकंड कॉमन कैंसर होता है लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पीते हैं, उससे प्लास्टिक गर्म धूप में पानी रखा है, उससे माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होकर पानी में है। आप सिगरेट का डब्बा उठाते हैं, उसमें कितनी खराब कैंसर की फोटोज बनी होती है, वो देखते हुए भी हम फिर पीते हैं। अपनी बॉडी को छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी, आपको छोटा सा साइन देगी, वो आपके अवेयरनेस पे कि आप उसको पकड़ पाते हो या आप उसको इग्नोर करते हो। सब चीज़ से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन जिन चीज़ों से बच सकते हैं वो हमारे हाथ में है। हाय, मेरा नाम है हिमांशु और आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ, अक्सर उस टॉपिक का नाम सुनने के बाद एक झिझक सी आ जाती है, डर सा बढ़ता है कैंसर के बारे में। और हम जिनसे बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अर्पित बंसल, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक एंड कैंसर सर्जन है और साथ ही एनवायरनमेंट से बहुत जुड़े रहते हैं। नेचर से जुड़े रहने के लिए उन्होंने बर्ड्स फोटोग्राफी शुरू करी और आज एक नेशनली रिकॉग्नाइज नेम है। जब समाज पे काम करने की बात आती है तो बहुत बड़े सोशलिस्ट भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जाते उनको अवेयर करना, उनकी बहुत सारी मदद करना और अपने प्रोफेशन से और अपने पर्सनल जीवन से भी उनकी मदद करने में सबसे पहला नाम अगर देखें तो डॉक्टर अर्पित बंसल का आता है। सर बहुत बहुत वेलकम है आप। थैंक यू। सर, हम आज शुरू करने से पहले सबसे पहले तो कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के घबरा से जाते हैं। देखिए, कैंसर टर्म ही ऐसा है, लोगों को इतना डर पैदा हो चुका है सोसाइटी में हर जगह, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कैंसर सुन के हर आदमी डर जाता है। तो कैंसर होता क्या है बेसिकली? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, कई सेल्स बनते रहते हैं लगातार, कई सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं लगातार, है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ एक साइकिल बनाया है भगवान ने कि जो पुराने सेल्स हो गए हैं, जो खराब सेल हो गए हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसको बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। अब किसी भी कारणवश अगर कोई जेनेटिक रीज़न की वजह से या एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से या टॉक्सिन्स यानी कि अल्कोहल टोबैको के इंजेक्शन की वजह से या कोई गट इश्यूज़ की वजह से, कोई भी की वजह से कुछ जो वो हमारे जेनेटिक्स में हमारे जो अंदर जो नॉर्मल साइकिल है उसमें ब्रेक हो जाती है, जो डिस्ट्रॉय होने वाले सेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं और वो ग्रो होते रहते हैं। कहीं पे भी, ये बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, पेट में, स्किन में, कहीं पे भी। तो वो जो मैंने बताया सेल नॉर्मल सेल होते हैं, तो वो हमारे सब में है वो सेल जो कैंसर बन सकता है। बट वो ओवरग्रो होते होते वो एक गांठ बन जाती है, जिसको कहते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर बेसिकली कैंसर की शुरुआत होती है। कैंसर है लेकिन वो फैला हुआ नहीं है। कैंसर वाइडली टर्म तब होता है जब ट्यूमर फैलना शुरू हो गया और फिर वो कैंसर बन जाता है, कैंसर का रूप ले लेता है। तो ट्यूमर इज बेसिकली कैंसर विच इज़ एक कंसाइज जगह पे, मतलब एक लिमिटेड जगह पे, कहीं पे भी हो सकता है। सर, तो ये इसको रोका नहीं जा सकता या पता कैसे करें प्री सिम्टम्स क्या है इसके? ज़रूर रोका जा सकता है, पर उसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहें, है ना। कुछ भी सिम्टम हो तो उसको इग्नोर नहीं करें, है ना। उसमें जैसे क्या होता है, कैंसर के सबसे कॉमन सिम्टम क्या होते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैंसर जल्दी क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि कैंसर दर्द नहीं करता है ना। दर्द तब करता है जब वो गांठ जो मैंने बताया बढ़ती जाती है, जिस भी एरिया में है इतनी बड़ी हो जाती है कि आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को, आजू बाजू की नसों को, आजू बाजू के नर्व्स को, आजू बाजू के ऑर्गन्स को प्रेशर देती है, तब दर्द होता है। तो वो बढ़ चुकी होती है स्टेज, आगे बीमारी बढ़ गई होती है। तो इसलिए क्योंकि दर्द नहीं होता, तो दर्द में तो सब आदमी किसी ना किसी डॉक्टर से सलाह कंसल्ट लेते हैं। जब तक दर्द नहीं होता है तो पेशेंट उसको नज़रअंदाज यानी कि इग्नोर करता है। तो इसलिए अगर आप अवेयर हैं बॉडी, तो साइंस तो आपकी बॉडी देंगी। साइंस क्या होते हैं? जैसे भूख कम लगना, लगातार कहीं 2-3-4 महीनों से भूख एकदम मर गई, जैसे भूख लगी नहीं रही, फिर लगातार बिना इंटेंशनल बना, बिना जिम विम जाए, बिना कोशिश किए 10 से 15, 20, 5-10 केजीज वेट लॉस होना, यही दोनों मेन सिम्टम है। उसके अलावा जनरल अनईजीनेस लगना, इधर उधर नॉट फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, मतलब अच्छा फील नहीं करना, ये सारे में से कोई भी लक्षण हो सकते हैं कैंसर में शरीर में किसी भी जगह। तो ये प्रॉब्लम ये है कि बहुत वेग सिम्टम है। ये टीबी जैसी नॉर्मल बीमारी में भी हो सकता है, ये और कोई भी साधारण बीमारी में भी ऐसी चीज़ें हो सकता है। तो इसलिए इसको कैंसर से कनेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अर्ली साइंस एंड सिम्टम, जैसे मैंने बताया, छोटे बेसिक कोई भी इशू हो तो सही सलाह ले, कंसल्ट करे और पता करने की कोशिश करे कि क्या मर्ज है हमको। और उसके अलावा सही डॉक्टर से चेकअप बीच बीच में कराते रहना है। अब जैसे कैंसर की हम बात करते हैं तो हम दो लेडीज़ में और 2 जेंट्स में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर की बात करते हैं। उसको कैसे अर्ली पता करना, जैसे आपने बताया, पूछा कि अर्ली साइंस क्या है। तो लेडीज़ में, मतलब विमेन में होने वाला पहला मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर, है ना। तो ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट हमारे मतलब लेडीज़ के ऑर्गन्स होते हैं, वो तो सबको ही पता है। उसमें कोई भी प्रकार की गांठ होना, छोटी गांठ से बड़ी गांठ। अब ब्रेस्ट में गांठ तो बहुत कॉमन
लोगों को होते हैं, पर जो कॉमन ब्रेस्ट की गांठ है उसको कहते हैं फाइब्रोएडिनोमा, जो कि कैंसर नहीं है। तो इसलिए ब्रेस्ट में गांठ हो गई तो तुरंत डर नहीं जाना है कि कैंसर हो गया, लेकिन उसको नज़रअंदाज इग्नोर नहीं करके डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। तो छोटी गांठ अगर हो गई तो छोटी सर्जरी से ही ठीक हो सकता है, बिना कोई बड़ी सर्जरी, मतलब 1-2 दिन में सर्जरी में ठीक हो सकता है, पैसे भी कम लगेंगे। तो ये ब्रेस्ट की बात हो गई कि हमको जल्द से जल्द ब्रेस्ट के नॉर्मल सिम्टम है छोटी मोटी गांठ में ऐसा एहसास होना, जो कि लेडीज़ खुद सबसे पहले फील कर सकती हैं नहाते वक्त या मतलब अपने घर में कभी भी। सेकंड कॉमन कैंसर होता है लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो ये कैंसर का साइंस क्या है कि ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग भी हम पीरियड्स में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग लेडीज़ को होती ही है, तो उसके अलावा थोड़ी इरेगुलर ब्लीडिंग होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, या हमारा, क्योंकि ये कैंसर नॉर्मली थोड़े ज़्यादा एज वाले ग्रुप में होता है, मतलब 45 साल के बाद ज़्यादा कॉमन होता है, तो उस समय पीरियड्स बंद हो जाना, मतलब मेनोपॉज आने के बाद भी ब्लीडिंग होना, तो बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। तो उसके लिए अगेन आपको चेकअप कराना है। और सर्वाइकल कैंसर एकमात्र एक प्रकार का कैंसर है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब आपको होने से रोक सकते हैं, क्योंकि 90%, 95% जो उतना भी सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, वो एक वायरस से होता है। जैसे अभी सबने कोविड वायरस के बारे में सब सुन ही चुके हैं। इसी तरह ह्यूमन पैप्लोमा वायरस होता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, लेकिन नॉट ओनली विद सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब वो संबंध बनाने के अलावा भी थोड़े इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स और मतलब छूआछूत वाली टाइप सिमिलर चीज़ों से भी थोड़ा थोड़ा होता है ह्यूमन पैप्लोमा वायरस। तो वो बहुत ही आम है और वो बहुत कॉमन है, मतलब मान लीजिए बहुत परसेंटेज लोगों को, 60-70% लोगों को भी हो सकता है। हाँ, ये है, बहुत कॉमन है लोगों के बीच में। नहीं तो ये, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। तो ये थोड़ा हमारे को इंटीमेट एरियाज़, हमारे प्राइवेट पार्ट एरियाज़ की हाइजीन मेंटेन करना और उसकी साफ़ सफाई रखना, और अगर कुछ भी जलन है, कुछ भी डिस्चार्ज है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना। इसके कुछ सिंपल टेस्ट होते हैं जो कि साथ, जैसे पैप स्मीयर टेस्ट एक नाम का टेस्ट है, तो नीचे से ओपीडी में आप कोई भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके करा सकते हैं। सरकारी में भी बहुत फ्री में ही होता है, और वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 500-600-700 रुपये का टेस्ट है। तो उससे एक पता चल जाता है कि ये वायरस है कि नहीं हमारे अंदर, और कभी कभी इस वायरस की वजह से कैंसर की शुरुआत हो चुकी है कि नहीं, ये भी पता चल सकता है। सर, इसके बीच में एक मतलब सवाल है, कहेंगे कि पब्लिक टॉयलेट पे जाने पे या पब्लिक प्लेस पे जाने पे कई बार वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, मतलब मोस्टली टाइम पे तो नहीं होती है। तो वहाँ पे जब आप अगर गए हैं तो कैसे उसको मैनेज करें? उससे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। डेफिनेटली पॉसिबल है ना। उससे यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, पर ह्यूमन पैप्लोमा वायरस के भी चांसेस हैं उससे होना डेफिनेटली। तो उसमें एक तो हाइजीन मेंटेन करना, और उसमें हम इंडियन, हमारा जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा इंडियन पॉट वाला जो सिस्टम है वो वेस्टर्न से डेफिनेटली बेहतर है, क्योंकि वेस्टर्न में आप कॉन्टैक्ट करते हैं सीट के साथ, और इंडियन में तो आप कॉन्टैक्ट नहीं करते। तो उस सिलसिले में हमारे पुराने ज़माने वाले इंडियन सिस्टम बेटर है। तो हाइजीन मेंटेन करना इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर दैट, और मतलब साफ़ सफाई रखना, और अगर आप हैं तो वहाँ टिश्यू पेपर या किसी से सीट साफ़ करके तब बैठे, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस पे एक चीज़ और आ गई, हाँ, कि इंडियन पॉट जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। डेफिनेटली इंडियन पॉट ज़्यादा बेनिफिशियल, क्योंकि जैसे मैंने आपने कई वीडियोस मेरे और भी देखे होंगे पाइल संबंधित, हाँ। या मोशन के एरिया में संबंधित। हमारा जो मोशन का एरिया होता है वहाँ मसल्स होती है, इसी तरह हमारा जो बच्चेदानी वाला यूट्रस को अंदर होल्ड करता है उसके लिए मसल्स होती है। तो जब हम इंडियन में सीखते थे, जो हमारे सारे पूर्वजों ने सिखाया है, हमारा बेसिकली नेचुरल सिस्टम तो वही है। तो हम स्क्वाट करके बैठते थे, हम स्क्वाट करते मतलब पैर नीचे बैठ के बैठते थे। तो उससे हमारे पेरिनियल एरिया के, हमारे यूट्रस के आसपास, हमारे मोशन करने वाली जगह के आसपास की मसल्स में ताकत रहती थी। यहाँ तक कि 80-80 साल की लेडीज़ भी पुरानी होंगी तो वो अभी भी आराम से बैठ सकती हैं। और अब यंग जनरेशन को आप देखेंगे जो कि वेस्टर्न पॉट में हमेशा बैठते हैं, वो तो कुर्सी जैसे बैठते हैं, उसमें वो मसल्स कभी यूज ही नहीं होती हैं। मतलब हर आदमी तो जिम नहीं जाता है ना, 90% लोग तो जिम नहीं जाते हैं, तो उनके लिए, लेकिन अगर वो इंडियन पॉट यूज़ कर रहे हैं तो वो मसल्स तो भी यूज़ हो रही हैं, उस मसल्स स्ट्रेंथनिंग हो रही है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यूज़ कर रहे हैं तो वो एकदम वीक है, वो आपकी मसल्स वीक हैं, तो हर प्रकार के इश्यूज़ हो सकते हैं उससे रिलेटेड। सर, अगर खाना खाने में भी कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, उससे भी होता है कैंसर? ज़रूर होता है। देखिए बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, है ना, कोई, और एक्चुअली आजकल तो बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। जहाँ हम एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात करें, प्लास्टिक, आप सबको पता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को फेंकना, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना ही चाहिए, बट हम तो भी हर चीज़ में हमारे अराउंड
आप कोई पैकेज मंगाएंगे अमेजोन से, कोई डिलीवरी मंगाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे, सब पन्नी में मिलता है या प्लास्टिक में मिलता है। तो उसको डिस्ट्रॉय होकर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्लास्टिक के, जिसको कहते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, वो हमारे हर जगह है। मतलब वो हमारे सॉइल में है, वो हमारे यहाँ तक कि फ्रूट में है, हम कुछ खाना खाते हैं उसके अंदर भी है, क्योंकि प्लांट्स के माइक्रो प्लास्टिक हम बात कर रहे हैं जो कि आप आंख से नहीं देख सकते। माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक तो वो बेसिकली पानी में भी मिला हो सकता है। प्लास्टिक की बोतल में हम पानी पीते हैं, उससे प्लास्टिक, गर्म धूप में पानी रखा है, उससे माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होकर पानी में है। तो माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डेंजरस एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, जिसकी ज़्यादा स्टडीज़ ही नहीं हुई है अभी तक। और ये बहुत कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर कॉजिंग है। इस तरह के और भी टॉक्सिन्स हैं। पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं हमारे फार्मिंग में, और वो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी बहुत डेंजरस है। वो सब एक केमिकल्स है जो कि कैंसर, जैसे ब्लैडर के कई अलग अलग एरिया के कैंसर ये सब पेस्टिसाइड यूज़ करने से हो सकते हैं। और उसके अलावा खाने में हम कितने एडिटिव्स यूज़ करते हैं, खाने में कितने हम आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें कार्सिनोजेनिक हो सकती है अलग अलग मात्रा में। शुगर फ्री यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो जितना हो सके, जितना नेचर से करीब नेचुरल खाने, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, उससे आप बच सकते हैं। सर अगर आप कोई रेगुलर खाने वाला है तो वो कैसे प्रिकॉशन रोज ले सकते हैं? कोई एक ऐसी चीज़ जो ना करे या करे तो ये सारी चीज़ें। देखिए रेगुलर खान पान में देखिए ये चीज़ तो सब, ये माइक्रो प्लास्टिक के बारे में जो मैंने बताया वो तो कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि वो तो हर जगह है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। हम धीरे धीरे जागरूक होंगे तो शायद कुछ आगे कर पाए। बट रेगुलर खान पान में तो चीज़ें हैं कि चाय कॉफ़ी जैसी चीज़ें हैं वो तो सब पीते हैं। तो चाय कॉफ़ी पिए, उसके बिना तो नहीं चल सकता जीवन, लेकिन कम मात्रा में पिए। मतलब 1 या 2 कप से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए चाय कॉफ़ी। प्लस अपनी बॉडी को समझना होता है, हमारी बॉडी में क्या, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हमको अपनी बॉडी से अवेयर रहना है। पाइल्स हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, बॉडी आपको साइन दे देगा। अगर आपने मिर्च वाला खाना खाया बहुत ज़्यादा ऑयली और तेल वाला, तो अगले दिन आपको पेट में दर्द होगा, अगले दिन आपको मोशन करने में दिक्कत होगी। तो ये आपका बॉडी साइन दे रहा है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको, कई लोग होते हैं जिन्होंने तेल वाला ऑयली वाला खाया, उनको अगले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। इसका मतलब उनको वो बॉडी चीज़ वो सूट कर रही है। कम लोग होंगे जिनको बहुत ऑयली और बहुत फैटी सूट करेगा, बट साइंस तो बॉडी देगा। या जलन होगी, या दर्द होगा, या यूरिन में प्रॉब्लम होगी, या अच्छा फील नहीं होगा, खाने के बाद ब्लोटिंग होगी, खाने के बाद पेट फूला फूला लगेगा, उल्टी जैसे लगेगा, ये भी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये, क्योंकि ये यूनिवर्सल चीज़ नहीं है कि चाय गलत है, कॉफ़ी गलत है ना, ये कुछ तेल या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना गलत है। ये चीज़ें कोई भी ज़्यादा मात्रा में तो नुकसानदायक हो ही सकती है। अटेंटिव रहना है, मतलब बट अटेंटिव रहना, अवेयरनेस रहना है अपनी बॉडी के। तो मतलब करना सब कुछ है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। और जितना हो सके नेचुरल बंदा नेचर के लिए, कि प्लास्टिक वाला और पैकेज फूड ना खाए। ये तो हमारे पुराने, अगर हम वही फिर सेम है हमारे इंडियन कल्चर में फॉलो करेंगे तो हम कौन सी चीज़ प्लास्टिक या पैकेज में से खाते थे। हम सब चीज़ खेत से को तोड़ते थे, उसको धुलते थे और फिर उसके बाद पका के खाते थे। तो कहीं से, लेकिन आजकल चीनी, आटा, सब चीज़ पैकेट में आता है। पैकेट में जो इंडस्ट्री में आता है, तो फिर उसमें हर तरह के टॉक्सिन्स जुड़ गए। तो प्रैक्टिकली सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल भी जैसे इलाहाबाद जैसे शहरों में हमको डायरेक्ट पिसा हुआ आटा मिल सकता है, बिना पैकेट में, बिना मार्केट से आए, बिना फैक्ट्री से आए, आसपास के खेतों से। उनसे वो लेने में सबका फ़ायदा है। वो लेने में, जिससे आप मतलब खेत फार्मर से लेंगे उसका भी फ़ायदा है, उसको भी थोड़ी ज़्यादा इनकम हो जाएगी, और आपका भी फ़ायदा है क्योंकि वो ऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक उसमें मतलब माल मिलावट वगैरह नहीं होगी, एडिटिव। क्योंकि देखिए कोई भी आटा की बात कर रहे हैं, जैसे अगर आटा हम फैक्ट्री से बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो किसी थोड़ी मात्रा में एडिटिव्स मिलावट होएंगी, ताकि वो लंबा टिक सके। क्योंकि कई पैकेट तो 1 साल 2 साल 3 साल तक रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना हो सके पैकेट में से ना खाए और ऑर्गेनिक नेचुरल खाए। अच्छा, हमारे यहाँ सीज़न पे मतलब हर 3 महीने 4 महीने में सीज़न बदल जाता है। इस बार देखिए मतलब दिसंबर का महीना है, मैं हाफ शर्ट पे बैठा हूँ। तो ये एनवायरनमेंट का जो चेंज हुआ है ये उसी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें भी उसी वजह से हैं। देखिए, अगर अच्छा सवाल आपने पूछा, जैसे सीजन्स के हिसाब से हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली फल फ्रूट सब सीजन के हिसाब से बदलते हैं, वही मैं कहने वाला था। क्योंकि वो उस सीजन के लिए फेवरेबल फूड है। अगर आप सीजन्स के हिसाब से नेचुरल चीज़ें खाएंगे, आप इलाहाबाद में जाके बोलेंगे कि आपको साउथ इंडियन खाना खाना है तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो ज़्यादा पैकेज वाला होगा, ज़्यादा नेचुरल नहीं होगा, है ना। क्योंकि साउथ इंडिया में जाते हैं तो वो चीज़ें, चावल, चटनी और जो चीज़ें साउथ इंडियन टेस्ट होता है वो आपको नेचुरल मिलेगा। तो इस बेटर ये होता है कि आप जहाँ के हैं, मतलब
जिस जगह के वहाँ का नेचुरल प्रोड्यूस खाए, और जो सीजन में आप है, गर्मी में है तो गर्मी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, ठंडी में है तो ठंडी में सैलेड वगैरह ज़्यादा खाएं, तो वो डिपेंड करता है। और ठंडी कर सर्दी भी अलग अलग जगह पे वेरी करेगी। हाँ, हाँ। जैसे स्ट्रॉबेरी आपको इलाहाबाद में विंटर में मिलेगी, लेकिन आप पहाड़े में चले जाएंगे तो स्ट्रॉबेरी आपको समर में मिलेगी। हाँ, हाँ। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप इलाहाबाद में मांग के अगर आप समर में स्ट्रॉबेरी मांगेंगे तो आपको क्या ही क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी मिलेगी आपको। हाँ। तो ये सारी चीज़ें तो अवेयरनेस ही इम्पोर्टेंट। सर बस इसी पे मैं एक चीज़ और ऐड करता कि जो पैकेज्ड फूड है ये वेस्ट का कल्चर है, हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। Exactly. लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं, तो उनके यहाँ बहुत ठंड होती है। हाँ। वहाँ हमेशा ही मतलब बहुत कम हाँ, वहाँ पॉसिबल नहीं होता है हमेशा और नेचुरल खाना। लेकिन हम किस्मत से हमारी इंडिया में अच्छी है, हम ऑल राउंड द ईयर हमको नेचुरल सब्जी मिल सकती है, नेचुरल फ्रूट्स मिल सकते हैं, जो कि हमको पैकेज से नहीं खाने की जरूरत नहीं है। खाने की जरूरत। तो ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो इसी पे थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, आपको, सबको। जो वीडियो ये सारी चीज़ें ध्यान देंगे तो हम, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में, इससे हम अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप होके फिर कैंसर का भी रूप ले सकती है। हाँ, अब पॉइंट पे आते हैं हाँ। कैंसर वाले पे। सर इसका मतलब देखिए प्री सिम्टम्स तो जैसा कि नहीं पता चलता तो है, वेग है ना। तो जैसे मैंने बता रहा था कि दो, मैंने लेडीज़ और जेंट्स के, लेडीज़ के 2 कॉमन कैंसर के बारे में बताया। ब्रेस्ट का बहुत ही अर्ली डिटेक्ट हो सकता है और पूरा ठीक हो सकता है अगर आप रेगुलर चेकअप्स करा ले। और गांठ हुई तो आप सही डॉक्टर के पास गए। मतलब एक बार, चाहे आपको सरकारी में भी आजकल सही डॉक्टर उपलब्ध है, सही डॉक्टर, सही टेस्ट हो गया तो आपको जड़ से पकड़ लिया। इसी तरह बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्वाइकल कैंसर आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। एक वैक्सीन भी आती है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। हाँ। और ये एकमात्र कैंसर है बाय द वे जिसकी वैक्सीन द्वारा कैंसर से बच सकते हैं। एकमात्र बॉडी का कैंसर है ये। ब्रेस्ट कैंसर नहीं, सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। और अब टॉपिक उठाया तो बात कर ही लेते हैं अभी। हाँ। तो सर्वाइकल कैंसर जैसे मैंने बताया 90%, 95% के ऊपर वो उस वायरस से होता है, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस, जो कि संबंध बनाने से अनहाइजीन एरिया से फैलता है। ये वायरस से एक तो सर्वाइकल कैंसर होता है यानी कि बच्चेदानी मुंह का कैंसर, उसके अलावा एनस रेक्टम मतलब हमारे लैटिन की नीचे वाली जगहें का कैंसर, हमारे और लेडीज़ के वजाइना वाला मतलब प्राइवेट पार्ट्स का कैंसर, लिंग का कैंसर आदमियों में, मेल में, यहाँ की किसी प्रकार के मुंह और ओरल कैविटी के कैंसर भी इस वायरस द्वारा होते हैं, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस। तो ये वैक्सीन इसके लिए एक आती है, इस वायरस के लिए, जो कि इंडिया में अभी इतनी फेमस इसलिए नहीं हो पाई है। ये वैक्सीन आए हुए 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो गए? हाँ, 30 साल हो चुके हैं। हमारे हॉस्पिटल में जीवन ज्योति में हमने 25 साल पहले शुरू की, और 25 साल पहले आज भी लोग आते हैं जिन्होंने 25 साल पहले ये वैक्सीन लगाई थी इलाहाबाद में। हाँ। है ना। और इंडिया के बाहर तो 40 साल हो चुके हैं वैक्सीन। तो ये नई वैक्सीन नहीं है कि इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, साइड इफेक्ट नहीं टेस्ट हुए हैं, बट ये वैक्सीन से अगर आपने सही समय पे लगा लिया तो आपकी ह्यूमन पैप्लोमा वायरस रिलेटेड सारे कैंसर से आपका बचाव हो सकता है। तो इसका सही टाइम क्या है इस तो वैक्सीन? ह्यूमन पैप्लोमा वायरस से मतलब सिर्फ बच्चेदानी का नहीं, जैसे मैंने और जो कैंसर बताया उससे भी बचा सकते हैं। तो इस वैक्सीन का सही समय है सेक्सुअल लाइफ शुरू करने से पहले, यानी कि 15 साल के नीचे, वो सबसे सही समय है। मतलब अगर आपने वो 15 साल के नीचे के बच्चों को लगा दिया, और जैसे मैंने बताया लिंग में भी होता है, ओरल कैविटी में होता है, तो ये आदमियों को भी लग सकता है। पहले मिसकंसेप्शन था कि सिर्फ लेडीज़ के लिए लगता है ये वैक्सीन, लेकिन ये आदमियों को भी लग सकता है, बच्चों को, लड़कों को भी लग सकता है। तो 15 साल के पहले तो 2 ही डोज लगती है वैक्सीन की, तो उससे भी पैसे भी बचत होते हैं, सही होता है। लेकिन 15 साल के बाद भी 45 साल तक ये आप 3 डोज लगवा के उसके बाद भी बच सकते हैं। ये बात है कि अगर आपने 15 साल के पहले लगा लिया तो 99% आप बच जाएंगे। अगर 15 साल के बाद लगाया तो हो सकता है 95% बचे। जैसे जैसे आप 45 साल पे लगाएंगे तो हो सकता है 80-90% बचे। बचाव तो भी है, 80-90% बचाव भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से काफ़ी बड़ा बचाव होता है। तो लेकिन इशू क्यों है, क्यों नहीं फैला लोगों तक पहुंचा है? क्योंकि थोड़ी सी महंगी वैक्सीन है। जैसे जो एक वैक्सीन का लगभग मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ ताकि हमारे लोगों को पता चल सके, क्योंकि देखिए कॉमन लोग हैं जो कि इस चीज़ से तो भी अफोर्ड कर पाएंगे थोड़ा 4,000 रुपए की लगभग की एक डोज आती है। और जैसे मैंने बताया अगर हम 15 साल के नीचे लगाएंगे तो 2 डोज में काम हो जाएगा, अगर हम 15 साल के ऊपर लगाएंगे तो 3 डोज में लगेगा। ड्यूरेशन क्या रहता है इनका? जैसे 0 मंथ मतलब आज लगा तो 2 महीने बाद एक लगता है, फिर 6 महीने बाद एक लगता है। सर मतलब कैंसर के साथ साथ एक पॉइंट और बीच में आ गया अभी, वैक्सीनेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। लोग मिस कर जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कैंसर से बचने के लिए सिर्फ एक वैक्सीन आती है, जो मैंने जिसका नाम बताया आपको, ह्यूमन पैप्लोमा वायरस वैक्सीन। और ये मेरा भी नया पैशन है, मैं ये इसके बारे में कई लगा स्प्रेड कर रहा हूँ। मैंने अलग अलग YMCA, पतंजलि
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और कई जगह से मेरे को इनवाइट किया जाता है, बाल भारती स्कूल, जिससे मैं जा जाके, क्योंकि देखिए मैंने सही बताया सही एज तो 15 साल है, तो इसलिए बच्चों को जागरूक करना जरूरी है और उनके पेरेंट्स के सामने। तो वो मैं कई जगह टॉक्स दे रहा हूँ, मेरा आगे भी यही है इसमें कि ये सोसाइटी तक पहुँचे, कि कम से कम जो, और मैं रोटरी में भी हूँ तो रोटरी के थ्रू हम आगे कोशिश भी कर रहे हैं कि गरीब लोगों तक हम ये रोटरी से हम इकट्ठा करके पैसा, ये वैक्सीन उनको फ्री में भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक ही वैक्सीन है, उसके अलावा एक और वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी भी बहुत कॉमन बीमारी है और हेपेटाइटिस बी भी इम्यूनिटी को हमारी कमज़ोर करती है, हमारे लिवर को ख़राब करती है, तो वो भी वैक्सीन सबको लगानी चाहिए। उससे भी आगे चल के लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, इस सब से बचाव हो सकता है। डायरेक्ट नहीं बच सकते उससे, लेकिन अगर आपको हेपेटाइटिस बी यानी कि इन्फेक्शन हो गया है तो आपको कुछ कैंसर्स, जैसे मैंने बताया लिवर, गॉल ब्लैडर की चांसेस बढ़ जाती है। सर कैंसर का जो क्योर है बहुत महंगा है, एक्सट्रीम महंगा है, मतलब अफोर्ड करना लोगों के लिए जनरली बड़ी बात है। तो क्या इसके कोई ऐसे भी ऑप्शंस है कि बजट का अगर इशू है या पैसे कम है? तो मैं बार बार ये एक ही चीज़ पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि स्टेज, मतलब कैंसर की जब होता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक एरिया में ट्यूमर ग्रो होने लग गया तो वो ट्यूमर हो गया। जैसे जैसे वो फैलने लग गया आसपास की जगह, जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारा कोई एक बॉडी ऑर्गन है, मान लीजिए लिवर है, लिवर में कैंसर हुआ, ये कप अंदर रखा है, तो ये हमारा स्टेज 1 हुआ। लिवर के एक प्लेट है, बाउंड्री है, वहाँ तक पहुँच गया तो स्टेज 2 हो गया। इसके बाहर भी फैल गया तो स्टेज 3 हो गया, और स्टेज 4 मतलब हर जगह फैल गया, खून के माध्यम से हर जगह फैल गया। तो ये बेसिकली स्टेजेस होती हैं। तो अब स्टेज में आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है कि स्टेज 1 और 2 में तो 99% टाइप के कैंसर क्योरेबल है। मतलब क्योरेबल मतलब उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं, और स्टेज 3 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। बात हमारी प्रॉब्लम आती है स्टेज 4 में, जब हर जगह फैल गया है, तब अभी भी साइंस के पास कोई परमानेंट क्योर नहीं है ना, बहुत मुश्किल होता है, या ज़्यादातर कैंसर में क्योर है ही नहीं। मतलब टाइम बढ़ा सकते हैं, ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते स्टेज 4 पहुँचने के बाद। तो जो आप बोल रहे थे पैसे में खर्च होते हैं, तो हम फिर से उसी चीज़ पे आ जाते हैं कि हमको अगर जागरूक होंगे, अगर हम छोटी सी छाती की गांठ को या छोटी सी ब्लीडिंग को, अभी हम 2 मेंस के बारे में, कैंसर के आदमियों के 2 कॉमन कैंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी हमारे कैंसर अगर होता है, उसको शुरू में हमने छोटी सी प्रॉब्लम में पकड़ लिया तो हमारे पैसे लाखों बच सकते हैं, और काम भी कम होगा, इलाज का ड्यूरेशन भी कम होगा। अगर जल्दी कर लिया तो सिर्फ ऑपरेशन या सिर्फ कुछ किसी में सिर्फ शुरुआती दवा से ही ठीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जो बोल रहे हैं बजट का इशू सॉल्व हो जाएगा अगर हम जागरूक हो जाए, है ना। अगर हम छाती में गांठ हुई और हमको लगेगा कि हम बड़े हॉस्पिटल जाएंगे, पहली चीज़ तो बड़े हॉस्पिटल में ये मिसकंसेप्शन है कि पैसे ज़्यादा लगते हैं। अगर आप देखेंगे, अल्टीमेटली देखेंगे तो छोटे हॉस्पिटल में लंबा और गलत, मतलब उतना सही ना इलाज करने से जितना पैसे खर्च होंगे, और अब सही जगह पहुंचेंगे तो सही इलाज 1 बार 2 बार में हो जाएगा, तो वो आपका ही फ़ायदा है, पैसे भी बचेंगे अल्टीमेट। सर इस पे बड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है सबसे। हाँ। सही जगह कैसे पहुंचे? देखिए इंटरनेट से कुछ चीज़ें पता चल सकती है, लेकिन इंटरनेट में भी बहुत चीज़ें गलत है। हाँ। तो इसका तो आप अपने विजडम और अपने इंटेलिजेंस से ही आंसर ले सकते हैं। हाँ। और मैं भी लोगों से भी सबसे अर्ज करता हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सही जगह उपलब्ध है। हमारे इलाहाबाद शहर में सरकारी हॉस्पिटल में भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपलब्ध है। मैं भी एक कैंसर सर्जन हूँ, और मैं कई मतलब ओपीडी में देखने के लिए अगर कोई नीडी कभी भी मेरे पास आता है और उसके पास पैसा नहीं है, मैं फ्री में भी ओपीडी में कभी भी कैंसर, मतलब ऐसा नहीं कि एक कोई पर्टिकुलर दिन है, अगर कोई सच्ची में किसी को ज़रूरत है, या मैं तो ऑनलाइन भी मेरे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब मेरे वीडियोस कई डालते रहता हूँ, तो उसमें भी लोग मेरे को फ्री में भी दिन भर में 100-5 बार फ़ोन करते रहते हैं कि इसमें कुछ एडवाइस कर दीजिए। तो मैं फ्री एडवाइस देने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, अपना जितना टाइम के हिसाब से। बट ओपीडी में भी मैं देख रहा हूँ 25-50 पेशेंट सपोज देख रहा हूँ, और 2 पेशेंट बीच में आ गए कि बहुत गरीब है सर, फीस नहीं है, तो मैं ऐसे किसी भी पेशेंट को कभी वापस नहीं करता हूँ। कम से कम देख लेता हूँ, एडवाइस दे देता हूँ, उसके बाद फिर ऑब्वियसली पूरा इलाज तो फ्री मेरे पास पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए गाइड किया जा सकता है, जो भी बेस्ट हो सकता है। हाँ जी जी। तो अगर आप जीवन ज्योति पहुँचते या अर्पित बंसल सर के पास पहुँचते हैं, तो अगर कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब जब मैं खुला बोल रहा हूँ कि अगर जीवन ज्योति में कोई कभी भी कोई कैंसर का पेशेंट आए, और अगर पैसे की कोई वजह, मतलब ओपीडी में, तो मैं उनको फ्री में ज़रूर देख लूँगा। हाँ सर, इसके बाद बात आती है कि एक बार अगर कैंसर ठीक हो गया, पहले पता चल गया, क्या दोबारा हो सकता है? जैसे आपने बताया कि बजट का इशू है, तो जैसे जैसे अगर स्टेज लेट होती गई तो फिर हमको कैंसर के बेसिकली 3-4 ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट होता है कि कैंसर की, जैसे मैंने बताया गांठ कहीं है, सर्जरी,
सर्जरी मतलब जो कैंसर है, तो कैंसर जैसे मैंने बताया फैलने वाली चीज़ है, बढ़ती रहती है बहुत तेज़ में। तो कैंसर का इलाज में जैसे सपोज ये फिर से बात करते हैं, ये अगर ये कप हमारा कैंसर है तो उसमें अलग अलग प्रकार में 2 से 5 सेंटीमीटर की हमको मार्जिन लेके निकालना पड़ता है। मतलब ये कैंसर है लेकिन हम निकालेंगे यहाँ तक, है ना, जो भी जहाँ भी जिस भी एरिया का कैंसर है, ताकि वो फैले नहीं। क्योंकि क्यों हम करते हैं, क्योंकि ये तो हमको इतना दिख रहा है, हम बड़ी बड़ी मशीनों से लैप्रोस्कोपी से कर रहे हैं, उसमें हमको मैग्नीफाई होकर दिख रहा है, लेकिन मैग्नीफाई होकर भी इतना दिख रहा है। उसके बाद भी कुछ होता है माइक्रो इन्वेजन, जो कि माइक्रोस्कोपिक दिखेगा, तो हम माइक्रोस्कोपिक तो नहीं देख सकते। तो जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो इसलिए लेता है कि अगर माइक्रोस्कोपी से मतलब जो हमको नहीं भी दिख रहा है तो वो भी अगर फैला हो तो वो भी निकल जाए। ये हो गया सर्जरी की बात। तो सर्जरी में हमको मार्जिन लेके एक्स्ट्रा थोड़ा निकालना पड़ता है, चाहे मुंह का हो गया, चाहे किसी भी एरिया का हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट उसका होता है कीमोथेरेपी। सबने वर्ड सुना होगा थोड़ा थोड़ा। कीमोथेरेपी मतलब इंजेक्शंस, मतलब कुछ स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं जिससे कैंसर जो बढ़ने वाले सेल है उनकी दवा से मर जाते हैं, कम हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, कैंसर सिकुड़ जाता है। ज़्यादातर कैंसर सिर्फ कीमोथेरेपी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, ताकि आगे रेडिएशन या सर्जरी हम करा सकें। और कैंसर कम होने के लिए कीमोथेरेपी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कीमोथेरेपी के तमाम साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि वो एक ऐसी दवा है जो कैंसर जैसी मतलब बहुत फास्ट ग्रोइंग सेल्स, बेसिकली कैंसर में जो सेल होते हैं उसको फास्ट ग्रोइंग सेल कहते हैं, मतलब बहुत ही तेज़ बढ़ने वाले सेल को भी मार रही है। तो वो वैसी सेल मारने वाली दवा ऑब्वियसली हमारे नेचुरल बॉडी के सेल, नॉर्मल सेल को भी मारती है। तो ये कुछ कीमोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट है, जिसको आपको सही डॉक्टर के अंदर आप रहेंगे तो उसको भी साइड इफ़ेक्ट भी मैनेज कर सकते हैं। अब कीमोथेरेपी ऐसी चीज़ है कि कई चीज़ों में हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसका साइड इफ़ेक्ट मैनेज करके ट्रीटमेंट देना होता है। तीसरी चीज़ होती है कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन, यानी कि सिकाई। वो कई जगह के कैंसर होता है जहाँ सर्जरी नहीं संभव है या कीमोथेरेपी से उतना रिस्पांस उम्मीद नहीं है, तो उस एरिया में हम एक्सरे, जैसे एक्सरे हम करते हैं तो उसमें रेडिएशन निकल के उसका एक फ़ोटो खिंच जाता है, उसी तरह से हम टारगेटेड जहाँ कैंसर है वहाँ हाई पावर की एक्सरे टाइप की और नई नई एक मशीनें हैं, उसके द्वारा हम रेडिएशन देते, सिकाई देते, यानी कि वो कैंसर वाले एरिया को जला देते, तो वो कैंसर उससे भी मर सकता है। और फिर और नई नई ट्रीटमेंट आ रही है जिसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। कुछ ड्रग्स आते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को एडवांस कर देते हैं, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत देते हैं कि वो कैंसर वाले सेल को मार दे। तो ये इम्यूनोथेरेपी, ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, नए ट्रीटमेंट है। और कई कई चीज़ें, ट्रायल्स, नई चीज़ें होती रह रही हैं। तो अब कॉस्ट क्यों बढ़ जाता है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे इनके, जैसे नॉर्मल अगर आपने स्टेज 1 में कर लिया, सिंपल कैंसर है, तो सिर्फ एक स्टेज यानी कि कीमो मोस्ट लाइकली सर्जरी से भी ठीक हो सकता है। अगर स्टेज 2 में किया तो आपको सर्जरी, अगर आपने करा भी ली, ठीक भी कर लिया, तो सर्जरी के साथ कीमो भी कराना पड़ेगा, तो कीमोथेरेपी के पैसे बढ़ गए। अब स्टेज 3 में करा, सपोज ये मैं एक बड़ा गाइडेंस दे रहा हूँ, अलग अलग बीमारी का अलग अलग नियम के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से काम होता है। स्टेज बढ़ गए और बढ़ गई तो हमको सर्जरी भी करनी पड़ेगी, कीमोथेरेपी भी करना पड़ेगा, रेडिएशन भी करना पड़ेगा, और बढ़ गई तो फिर इम्यूनोथेरेपी भी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया वैसे वैसे ऑब्वियसली पैसे बढ़ जाएंगे। और सर्जरी जैसे बढ़ेगी तो फिर उसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाएगी, लंबी सर्जरी होगी 1 घंटे से। और इसमें सर्जरी में लैप्रोस्कोपी का बहुत फ़ायदा है ना। जैसे हम बात करते हैं बच्चेदानी के कैंसर के, जैसे हम, आप लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं? मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और मैंने इलाहाबाद में कई चीज़ों में नई शुरू की है, मतलब कैंसर का इलाज दूरबीन द्वारा, है ना। तो लोग अभी तो इलाहाबाद में यही मिसकंसेप्शन है कि नॉन कैंसर का इलाज भी दूरबीन द्वारा हो सकता है कि नहीं, है ना। क्योंकि लोगों को तो नॉर्मल बच्चेदानी के ऑपरेशन में लोगों को ये गलत फहमियाँ हैं कि बच्चेदानी निकालते हैं तो छूट जाती है। ये सारी मिसकंसेप्शंस, गलत फहमियाँ फिर उसलिए है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप एज अ नॉर्मल आदमी आप समझिए कि अगर सर्जन जो कर रहा है सर्जरी में क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, इतना कोई भी नॉन कैंसर सर्जरी भी ये हिस्सा निकालना है तो इसको हमने चीरा मार के निकाल दिया और फिर यहाँ से टाँके को सिल दिया। तो अगर हमको अभी दिख रहा है और हमने किया, अगर हम इसको जी हमारे दूर है और उसको हमने माइक्रोस्कोप से और बड़े बड़े कैमरे में, बड़ी स्क्रीन में देख के किया, तो सर्जन करने वाले को और महीनता से दिखेगा और फाइन दिखेगा और अच्छा दिखेगा, तो काम और अच्छा होगा। अगर आप सही यूजेज सामान यूज़ कर रहे हैं तो। अब देखिए, लो क्वालिटी की काम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सही क्वालिटी की काम की बात कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा दिखेगा, तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है। कैंसर या नॉन कैंसर कोई भी ऑपरेशन अगर दूरबीन द्वारा हो रहे हैं, बल्कि बेहतर होगा, और जो टाँके लगेंगे और महीनता से लगेंगे। तो और प्लस दूरबीन द्वारा में चीरफाड़ नहीं हो रहा है, तो हम जो प्रकृति का दिया हुआ हमारा शरीर है उससे हम चीरफाड़ कम कर रहे हैं, उसमें हम चोट कम पहुँचा रहे हैं, तो ब्लीडिंग नहीं होती है, तो
रिकवरी जल्दी होगी, तो सब चीज़ से फ़ायदे है। कैंसर में भी हम बच्चेदानी का जो कैंसर का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करते हैं, वो मरीज़ 2 दिन में उठ के ठीक हो जाता है। और एक और फ़ायदा है कैंसर दूरबीन द्वारा में कि कई जगह का कैंसर, जैसे मैंने बताया कि सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है। सिर्फ सर्जरी कभी कभी इलाज नहीं होता है। तो अगर हम चीरे वाले ऑपरेशन करेंगे तो हम सर्जरी करेंगे, पेशेंट का कैंसर हमने निकाल दिया और उसके बाद फिर टाँके वाके लगा दिए। लेकिन आपको भी पता है सर्जरी के बाद टाँके में बड़ा ऑपरेशन है, 4 घंटे का ऑपरेशन था, तो घाव भरने में 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना भी लग सकता है। तो वो जब तक घाव नहीं भरेगा तब तक हम आगे का इलाज नहीं कर सकते, यानी कि कीमोथेरेपी। तो उतना टाइम जो माइक्रोस्कोपिक जो छुपे हुए कैंसर होंगे वो बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो चांसेस वो वीक हो जाएंगी। यही अगर हम दूरबीन द्वारा करते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर का इलाज, फॉर एग्जांपल बच्चेदानी का, तो हमने अगर ऑपरेशन आज किया तो 48 घंटे में मैंने बताया पेशेंट उठ के ठीक हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी। हफ्ते 10 दिन में पेशेंट के सारे टाँके वाके सब घाव भर जाएंगे। तो अगर आगे कुछ होना है, कीमोथेरेपी या रेडिएशन या फॉलोअप या कोई भी चीज़, तो वो जल्दी होगी तो पेशेंट के लिए और बेहतर है। अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली, हाँ, कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और पता होने के अवेयर आप होंगे, जल्दी पकड़ेंगे, सही डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपको सही ट्रीटमेंट भी मिलेगा और आप जल्दी डिटेक्ट भी कर लोगे तो पूरा ठीक भी हो जाओगे। तो कैंसर से कुल मिला के डरने की कोई बात नहीं है। कैंसर के बारे में आप जानिए, जैसे मेरे भी कई भी मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ, हम लोग मिलके भी कई वीडियोस बनाते रहते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को तो सही चीज़ें बताने के लिए। 2 आदमियों के कॉमन सबसे कैंसर क्या है? ओरल और लंग कैंसर, मुंह का, गले का और लंग कैंसर, और दूसरा कॉमन कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर। तो थोड़ा थोड़ा मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। ओरल कैंसर और लंग कैंसर का नंबर 1 कॉज है स्मोकिंग, है ना। तो उस 90% केसेस में ओरल कैंसर हुआ, मुंह का कोई भी हिस्से का कैंसर या फेफड़ों का यानी कि लंग का कैंसर, स्मोकिंग रिलेटेड ही होता है, क्योंकि टोबैको बहुत ही बड़ा डेंजरस कैंसर कॉजिंग इसमें चीज़ है। और उसमें भी गुटखा और ये सब चीज़ें जो हमारी देसी हम लोग खाते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक जगह इकट्ठा करके मुंह के कोने में रख लेते हैं, बहुत लोगों को ये भी है, उससे बहुत जल्दी होता है कैंसर। वो आदत नहीं है। पहली चीज़ तो तंबाकू खाना ही नहीं चाहिए या स्मोकिंग करनी ही नहीं चाहिए, पर जो उसमें चूना और पता नहीं, मेरे को तो पता नहीं, पर जो लोग चीज़ें मिला के एक कोने में रखते हैं, एक मुंह के कोने में, उस एरिया में कैंसर बहुत जल्दी फैलता है। और इसका ओरल कैंसर का एक बहुत ही सबसे पहला कॉमन लक्षण मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, जो कि जैसे हम बात कर रहे थे अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। मुंह में आप खोलेंगे, नॉर्मली मुंह के अंदर के हमारे जो हिस्से होते हैं वो गुलाबी पिंक होते हैं, स्किन जैसे कलर के। पर अगर कैंसर यूजुअली जब होता है तो वो धीरे धीरे सफ़ेद या ग्रे रंग का धब्बे आने लगते हैं मुंह के अंदर। जो स्मोकिंग करते हैं, जो ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, उनको ऐसे आने की चांसेस होती है। उसको कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया। उस सफ़ेद और काले, सफ़ेद, ब्राउन, ग्रे धब्बे अपने मुंह के अंदर, जीभ के अंदर, मुंह में कहीं पे भी हो सकते हैं। उनको आप पानी से पोंछने की कोशिश करेंगे, कपड़े से पोंछने की कोशिश करेंगे तो नहीं पूछेंगे। अगर ऐसा लग रहा है तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर को संबंध करें। वो ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ल्यूकोप्लेकिया कैंसर नहीं है, लेकिन कैंसर की शुरुआत है। तो उसको अगर हम उस समय भी नहीं जागेंगे तो वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर का रूप ले लेगा। तो ये हो गया ल्यूकोप्लेकिया, एक बहुत कॉमन सिम्टम। और इसीलिए मैंने बताया स्मोकिंग, तो ये कैंसर तो हम खुद कर रहे हैं अपने आप को। हमारे मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कि स्मोकिंग नहीं करते, उनको भी होता है। ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। स्मोकिंग से भी होता है। पैसिव स्मोकिंग, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, और प्लस मैंने बताया कुछ, जैसे मैंने बोला अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था ह्यूमन पैप्लोमा वायरस, कुछ कैंसर होते हैं जो एकदम स्मोकिंग से रिलेटेड ही नहीं होते। तो जितने सब चीज़ से तो हम नहीं बच सकते, लेकिन जिन चीज़ों से बच सकते वो हमारे हाथ में है। आप सिगरेट का डब्बा उठाते हैं, उसमें कितनी घनेनी कितनी ख़राब कैंसर की फ़ोटोज़ बनी होती है, वो देखते हुए भी हम फिर पीते हैं। लोग जो पीने वाले पीते हैं, तो उसका मतलब वो खतरा तो उनको पता है, या नहीं पता है तो या तो आंख बंद करके पी रहे हैं। और तो ओरल कैंसर भी का भी पूरा अच्छा इलाज है, जैसे मैंने बताया था, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। बट अगर जल्दी पकड़ ले और स्मोकिंग ना करे तो 90% तो बच ही जाएंगे कैंसर से। दूसरा कॉमन सबसे कैंसर होता है आदमियों में, तो प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट एक हमारा ऑर्गन है हमारे पेशाब की थैली के पास में, जो कि नॉर्मल हर मेल में होता है, और उम्र के साथ वो उसका मतलब साइज़ बढ़ता है। ये नॉर्मल है, जब से इंसान इस धरती पे आया तब से ये नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल प्रोस्टेट ग्राम का साइज़ 10 से 15 ग्राम होता है, मतलब वेट। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो 10, 15, 20 ग्राम होने लगता है।
जब 20 ग्राम के ऊपर होता है तो उसका साइंस एंड सिम्टम शुरू होते हैं, मतलब उसकी तकलीफ़ें शुरू होती है। 40-45 साल के ऊपर क्या कॉमन तकलीफ़ है कि रात को बार बार पेशाब लगना, बार बार पेशाब में उठना, पेशाब करने जाना तो एक जल्दी से नहीं हो पाना, पेशाब करने के बाद लगना कि पूरी हुई नहीं है, वापस जाने की सेंसेशन होनी, ये सारी सिम्टम्स है। और ये प्रोस्टेट का बढ़ना को कैंसर नहीं है, ये कॉमन बीमारी है जिसको कहते हैं बेनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, है ना। ये बेनाइन है, ये कैंसर नहीं है। इसी तरह के सिमिलर साइंस होते हैं कैंसर के भी, प्रोस्टेट कैंसर के भी। तो अगर ऐसे आपके साइंस है तो आप सही तरह में चेक करा देंगे। 90% तो वो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर कैंसर होगा तो उसको सही तरह से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर किसी को हो चुका है कैंसर, उसका ठीक हो गया, उसको पहले स्टेज पे दूसरे स्टेज पे पता चल गया, तो क्या लाइफ में दोबारा भी होने के उसके चांसेस है? तो पोस्ट ट्रीटमेंट उसे क्या लेना है, प्रिकॉशन क्या लेना है? देखिए, ये फिर से डिपेंड करेगा, एक तो कहाँ का कैंसर है ऑब्वियसली, और कौन सी स्टेज में डिटेक्ट हुआ। स्टेज 1 में अगर हुआ है और ट्रीटमेंट कराया है और तो कम चांसेस है वापस होने की, और उसके लिए फॉलोअप ज़रूरी है। जैसे सपोज़ कोई भी गांठ थी, हमने सही समय पे निकाल दी, स्टेज 1 में था, तो उसमें मैंने बताया कि सिर्फ सर्जरी ट्रीटमेंट भी कभी कभी हो सकता है बिना कीमोथेरेपी वगैरह। तो वैसे कैंसर को वापस होने के चांसेस कम है, बट कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद, पेशेंट एकदम ठीक होने के बाद, हर कैंसर के इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि जैसे हमको 3-3 महीने में डॉक्टर को दिखाना है, पहले 1 साल तक 3-3 महीने में दिखाना है, या पहले 2 साल में 3-3 महीने तक दिखाना है, फिर तीसरे से 5वें साल तक 6-6 महीने में दिखाना है, और फिर 5 से 10 साल में साल में 1 बार दिखाना है। तो ये फॉलोअप कहते हैं। फॉलोअप क्यों कहते हैं? कि जस्ट इन केस वापस आ रहा है तो फिर से जल्दी पकड़ के फिर से ठीक कर सकें, है ना। अगर स्टेज 2 में कराया है या स्टेज 3 या जो भी, मतलब अगर साथ में आपने कीमोथेरेपी लगाई है तो उसका फॉलोअप पीरियड वेरी करेगा। ब्रेस्ट कैंसर का अलग है, सर्वाइकल कैंसर का अलग है, मुंह के कैंसर का अलग है। तो कोई भी कैंसर दोबारा क्यों हो सकता है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया, कैंसर सेल है, एक जगह से शुरू होते हैं, सेल तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। हाँ। तो वो फैलना शुरू करते हैं, बढ़ते रहते हैं और फैलना शुरू करते हैं, और आसपास हमारी हर जगह तो खून की नसें हैं ही, तो उसमें से कुछ सेल टूट के खून की नस में अगर चला गया तो खून तो पूरे शरीर में है, वो एक बार खून की नस में अगर कैंसर सेल आ गया तो वो तो कहीं पे भी जा सकता है। तो इसीलिए अगर स्टेज 2 से शुरू, स्टेज 2 या स्टेज 2 तक आगे पहुंच गया है कैंसर, तो नॉर्मली वो खून में पहुंच गया है, खून के माध्यम से वो शरीर में कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए उस स्थिति में नॉर्मली हमको सर्जरी के अलावा कुछ और भी ट्रीटमेंट करना पड़ सकता है, यानी कि कीमोथेरेपी, या कभी कभी मुंह से खाने वाली भी कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्जरी अगर आपको बताया या कीमोथेरेपी बताया, तो उसके जो भी पहलू हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के, जो मैंने पहले भी बताया 3-4, वो आपका कैंसर का ट्रीटमेंट सही माध्यम से वहीं होता है जहाँ तीनों चारों डॉक्टर डिस्कस करके फाइनल प्लान बनाएं, है ना। सिर्फ सर्जरी नहीं, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, वो प्लान पेशेंट के सामने प्रेजेंट हो जाना चाहिए कि ये पहले सर्जरी होगी, फिर 3 महीने कीमोथेरेपी चलेगी, फिर 3 महीने रेडिएशन चलेगा, फॉर एग्जांपल। तो उसको एक तो पूरा करना है, अगर वापस होने से बचना है तो पूरा करना है, और उसके बाद फॉलोअप में जैसे जैसे आपको, जैसे मैंने बताया, 2 से 5 साल तक अपने चेकअप वगैरह फॉलोअप करते रहे। सर, इस पे जेनेटिक चीज़ें भी इफेक्ट करती हैं, मतलब कैंसर पे? बहुत, मैंने शुरू में भी बोला था, जेनेटिक कॉज एक बहुत कॉमन कॉज है कैंसर का होना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीन कैंसर, मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर, और अलग अलग कैंसर के जेनेटिक्स में इश्यूज अगर होते हैं, मतलब यानी कि आपके फादर के साइड या आपके मदर के साइड किसी को, या मदर की फैमिली, फादर की फैमिली को किसी को, तो वो जीन्स हमारे डीएनए में आते हैं, हम डिसेंडेंट्स हैं, तो उसके थ्रू वो कैंसर होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में अगर जेनेटिक हिस्ट्री है तो वो आपके कुछ उसके जेनेटिक टेस्ट भी आते हैं। अगर जेनेटिक हिस्ट्री है आपकी मदर को या आपके फादर को, तो आपको मतलब 20, 25, 30 साल से ही आपको सही डॉक्टर से, यहाँ तक कि कभी कभी तो बचपन के एज में ही हम चेकअप करा लेना चाहिए जेनेटिक का। जेनेटिक टेस्ट थोड़े महंगे होते हैं, है ना, लेकिन कॉस्ट अलग अलग है, डिपेंड करता है कौन सा टेस्ट क्या कराना है। जेनेटिक में सब तो नहीं करा लेंगे, जिसको जो लगेगा या जिसकी जो हिस्ट्री होगी उस हिसाब से उसको वो टेस्ट रिकमेंड किया जा सकता है। तो जेनेटिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जेनेटिक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। सर, डॉक्टर अरविंद बंसल का क्या पीओवी है इस पे कि टेस्ट होने चाहिए, और अगर इलाहाबाद में कराने तब डॉक्टर बंसल क्या कहते हैं और कैसे कराएंगे? देखिए, जेनेटिक टेस्ट से लेके सारे टेस्ट एडवांस से एडवांस इलाहाबाद में हमारे पास और अलग अलग जगहों पे भी उपलब्ध है। तो लेकिन कैंसर के लिए कोई एक स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है कि एक टेस्ट करा लिया तो हर कैंसर से आप बच सकते हैं। कैंसर के जो टेस्ट होने चाहिए
वो आपने सही पूछा कि वो आएंगे, वो पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर 20-25 साल का पर्सन बंदा कोई आता है देखने चेकअप कराने होल बॉडी चेकअप कैंसर के लिए, तो उसमें कुछ सिंपल टेस्ट हो सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से, कोई जेनेटिक हिस्ट्री है तो उस हिसाब से, अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, वो सिर्फ स्मोकर है और उसके लिए कराना चाहता है तो उस बेसिक टेस्ट हो सकते हैं। तो अलग अलग पर्सन से और उस उम्र की एज में लड़का या लड़की या लेडी या जेंट्स में क्या कैंसर होने के चांसेस है, हिस्ट्री लेके, और सिम्टम वाइज कोई इशू है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है या अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, वो सब हिस्ट्री वाइज लेके उन लोगों में क्या संभव है, उस हिसाब से हर प्रकार के अलग अलग टेस्ट अवेलेबल है। जैसे आजकल कई ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिनको कहते हैं ट्यूमर मार्कर्स। तो वो सिंपल साधारण ब्लड सैंपल लिया जाता है, जैसे आप अपना CBC वगैरह टेस्ट कराते हैं, और वो ब्लड में उस पर्टिकुलर कैंसर का, लेकिन हर कैंसर के लिए अलग अलग है। जैसे लिवर कैंसर के लिए अलग है, गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए अलग है, आंतों का मतलब इंटेस्टाइन्स के कैंसर के लिए अलग है, बच्चेदानी और ओवेरियन कैंसर के लिए अलग है, प्रोस्टेट कैंसर के अलग है, और ऐसे अलग अलग लंग कैंसर के लिए अलग है। तो अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए अलग अलग ट्यूमर मार्कर टेस्ट है, जो कि ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल आया तो 100% बच गए, लेकिन अगर बड़ा हुआ आया तो 90% आपको चांसेस है, और नहीं बड़ा आया हुआ है तो 90% चांसेस नहीं है। तो ये कुछ टेस्ट हैं, लेकिन यंग एज में तो ऐसा कोई फुल टेस्ट नहीं है जो सब टेस्ट करा लेना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कुछ टेस्ट हैं 40-45 के बाद, कुछ तो एनुअल टेस्ट सबको कराने ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर, जो कि लेडीज़ में कॉमन कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर का एक एक्सरे टेस्ट होता है, सिंपल टेस्ट होता है, मैमोग्राफी, है ना। वो इंडिया के बाहर और इंडिया में भी आइडियली लॉ के हिसाब से, किताबों के हिसाब से जो हमको पढ़ाया गया है, वो हर एनुअली मैमोग्राफी होना चाहिए। मतलब साल में एक बार मैमोग्राफी हर 45 साल की लेडी के ऊपर का होना चाहिए। लेकिन हमारे मतलब पढ़े लिखे समाज में भी, गांव वालों की बात तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे समाज में भी कितने 45 साल की लेडीज़ घूम रही है जिन्होंने नहीं कराया ज़िंदगी में कभी भी, 50-60 साल तक भी नहीं कराया। तो ये सारे रेगुलर चेकअप इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर आप कराते रहेंगे तो पहली चीज़ तो होता है तो शुरू में पकड़ जाएगा तो तुरंत ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो एक, और इस तरह के हर के लिए अलग अलग, जैसे सर्वाइकल कैंसर हम बात कर रहे थे तो उसके लिए पैप स्मीयर मैंने बताया भी था, उसके लिए भी 45 साल के बाद कुछ नियम है, हर साल नहीं तो हर 2-3 साल में करा सकते हैं वो टेस्ट। तो उससे पता चल जाएगा कि आपके अंदर वो वायरस है कि नहीं, कैंसर होने की चांसेस है कि नहीं। तो कुल मिला के आज जो बात हमने डॉक्टर बंसल से करी, उस पर ये समझ में आया कि किसी भी चीज़ से पहली बात तो डरना नहीं है, दूसरी चीज़ हमेशा अपना ध्यान रखना है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, अवेयर रहना है, और सही जगह पर पहुंचना है। तो कैंसर से लड़ सकते हैं, कैंसर से जीत सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास हैं जो अवेयर रहे, जिन्होंने सही ट्रीटमेंट लिया, सही जगह से ट्रीटमेंट लिया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सर, लास्ट में एक मैसेज लोगों के लिए और एक स्पेशल सी जानकारी कहूँगा मैं कि वो क्या करें, कैसे करें और कैसे आप तक पहुँचे। ये देखिए, मैसेज लोगों के लिए हमने ओवरऑल यही है कि एक तो हेल्दी चीज़ें खाएं, खान पान पे ध्यान रखें, नेचर से जुड़े रहें। एक पॉइंट में मिस कर गया। हाँ। वो मैं बोलूँगा, एक तो खान पान से जुड़े रहें, मतलब खान पान अच्छे सही ढंग से करें। ऑलरेडी बात कर ली हमने, पैकेज फूड ना खाएं, ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें से खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। टॉक्सिन्स जितना हो सके, स्मोकिंग, तंबाकू, अल्कोहल और भी तमाम ड्रग्स वगैरह से बचे रहें। तो और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स से तो हम हर जगह से नहीं बच सकते, पोल्यूशन वगैरह, धीरे धीरे चीज़ें कम मतलब अपना रेगुलर हेल्दी जिए और डरे नहीं, और ज़रूरत पड़ने पे अपने चेकअप्स कराते रहें और अपनी बॉडी से जागरूक रहें। अपनी बॉडी को छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी, आपको छोटा सा साइन देगी, वो आपके अवेयरनेस पे कि आप उसको पकड़ पाते हो या आप उसको इग्नोर करते हो। और तीसरी चीज़, अपना काम प्रोफेशन जो भी करते रहें, नेचर से ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि उससे वो आपको ग्राउंडेड रखता है। नेचर आपको पेशेंस सिखाता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाता है, और आपको ग्राउंडेड रखता है, और आपको प्रकृति मतलब नेचर से जोड़ के रखता है। अल्टीमेटली देखेंगे तो प्लास्टिक और टेबल कुर्सी छोड़ के हमारे पास जितनी चीज़ें आसपास सब नेचर है ना। हवा में भी कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ज़मीन में भी कितने ऑर्गेनिज्म हैं, आसमान में कितने बर्ड्स हैं, और हमको अपने अर्थ में अगर बैलेंस रखना है तो हमको नेचर के साथ रहना है। नेचर के अगेंस्ट रखने से ही ग्लोबल वार्मिंग और तमाम प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके वजह से अल्टीमेटली टॉक्सिन्स और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, कोविड, कैंसर के अलावा भी। तो कुछ इस तरीके से आज हमने डॉक्टर अर्पित बंसल सर से बात करी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर करते थे।
तो सबसे पहले आपको इग्नोर नहीं करना है, दूसरी चीज़ नेचर के साथ कनेक्टेड रहना है, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है और अपनी बॉडी के प्रति बहुत अवेयर रहना है। और कैंसर जैसी बीमारी जो है वो अर्ली स्टेज पे जब आपको पता चल जाती है तो बहुत सस्ते में उसका इलाज भी हो सकता है और बहुत जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। तो कुल मिला के अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना है, अपने आसपास एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट करके हमें बताएं और क्या इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो पर्सनली आप डॉक्टर अर्पित बंसल के इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जाकर उनसे भी पूछ सकते हैं या इस कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।